हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायु में अंदर रंग की चाल पर ताप, दाब और आर्द्रता का प्रभाव। ठीक, चल अब जैसे आपका चाल का जो फार्मूला मिला था आपको, V इक्वल टू रूट गामा P अपॉन डी। वायु में या किसी गैस में अंदर बल की चाल का फार्मूला क्या मिला? फाइनल गाड़ी में गामा P अपॉन डी। ध्यान रखिएगा, गामा क्या होता है? कैपिटल CP अपॉन C, और P क्या है? दाब, गैस का दाब, और D क्या है? घनत्व गैस। ठीक, अच्छा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, सबसे पहले दाब का प्रभाव। इस फार्मूले से ऐसा लगता है कि प्रेशर P, दाब बढ़ाएंगे तो V क्या होगा? बढ़ जाएगा। P का मान ज्यादा होगा तो V का मान ज्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रिजल्ट अभी आप देखेंगे तो दाब बढ़ाने से चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले इसको बाई थ्योरी समझो। इसे कोई भी गैस है, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन भी क्या होगा? दाब बढ़ाने से आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो गैस के कण क्या होगा? पास में आएंगे तो उसका घनत्व भी क्या होगा? तो कहने का मतलब कोई भी गैस है, निश्चित द्रव्यमान का गैस ले लिया गया है, अगर उसका दाब बढ़ाएंगे तो आयतन वेग बोल रहे हैं, वेग बढ़ेगा नहीं। क्यों? दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, तब उस गैस का कण पास आएगा, गैस का कण पास आएगा तो उसका D भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। कण पास आएंगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो रिजल्ट ये है कि जब दाब बढ़ाने से आयतन घटता है, आयतन घटने से दाब घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो फाइनली दाब बढ़ाने से घनत्व भी बढ़ जाएगा, ये भी ज्यादा होगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि जब हम लोग P बढ़ाते हैं तो D भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ जाएगा, और P अपॉन D का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। कैसे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे? जैसे मान लो कोई भी गैस है या वायु कुछ भी, उसका हम लोग 1 मोल ले लिए। 1 मोल, ध्यान रखिएगा, मोल क्या होता है? किसी पदार्थ, किसी गैस का ग्रामों में वह भाग जो उसका अनुभाग प्रस्तुत करता है। 1 मोल कोई गैस है, इस गैस का अनुभाग क्या है? कैपिटल M। ध्यान रखिएगा, इस गैस का अनुभाग M है। इसका मतलब 1 मोल गैस बराबर कैपिटल M ग्राम गैस। ये पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। 1 मोल क्या होता है? किसी गैस का ग्रामों में वह भाग जो उसका अनुभाग। 1 मोल क्या होता है? किसी भी गैस का ग्रामों में वह भाग जो उसका अनुभाग, जो गैस लिया गया इसका अनुभाग M है, तो 1 मोल गैस मतलब M ग्राम गैस। अच्छा, अब जो भी गैस लिया है, सपोज उसका दाब P है और आयतन V है, इसको थोड़ा सा छोटे से लिखा है। ये V क्या रहेगा? वेग, और ये V क्या रहेगा? जो बड़ा V रहेगा वो आयतन, अगर छोटा V रहेगा ये वेलोसिटी, वेग रहेगा। तो 1 मोल गैस है, उसका दाब P है, आयतन V है, और ताप क्या है? T, 15। अच्छा, तो आदर्श गैस समीकरण, ध्यान रखिएगा, आदर्श गैस समीकरण जो PV बराबर म्यू RT होता है। अगर म्यू यहां नहीं लिखा गया है, समझ लो गैस कितना लिया गया है? 1 मोल लिया गया है, 1 मोल। इसी
इसीलिए मैं यहाँ पे शुरू में ही गैस बोला कि गैस कितना लिया गया, 1 मोल गैस लिया है, जिसका दाब P, आयतन V और ताप T। तो इस 1 मोल गैस में आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, Pv बराबर RT, म्यू का वैल्यू यहाँ पर 1। अच्छा, अब इसमें क्या करते, वही जो फार्मूला आपका होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या आयतन, ये आयतन ध्यान रखिएगा, आयतन बराबर m/d। तो m गैस का द्रव्यमान है और हाई d क्या है, घनत्व। ठीक है, अब ये जो आयतन, अच्छा ये हाई d क्या चीज है आपका, आयतन, आयतन। तो इस आयतन के स्थान पर, इस आयतन के स्थान से हम लिख रहे हैं m/d। ध्यान रखिएगा, m क्या है, गैस का द्रव्यमान है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसे आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पे जो कि गैस 1 मोल लिया गया था, तो 1 मोल गैस का द्रव्यमान कितना होता है, जो इसका अनुभाग है वो अनुभाग ग्राम गैस। तो जो अब ये बराबर RT पर लिख दो। अब ये हो गया P, तो जो द्रव्यमान M है, तो ये अब द्रव्यमान M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M ग्राम, और ये है आपका घनत्व इक्वल टू R/T। ठीक है, तो कहने का मतलब आदर्श गैस समीकरण में जो आयतन था, आयतन को हमने द्रव्यमान और घनत्व के फार्मूले में दिया। अब चूंकि गैस का द्रव्यमान यहाँ 1 मोल लिया है, तो 1 मोल में कितना ग्राम, उसके अनुभाग के बराबर ग्राम, तो अनुभाग ग्राम है। अब यहां से P/T का वैल्यू निकालो, RT, M को उधर भेज दीजिए। अब यहां से अगर किसी गैस का, देखो P/T बराबर क्या मिल रहा है, सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट होता है। दाब का प्रभाव स्टडी करना है, मतलब कि ताप क्या है आपका, नियत है, कांस्टेंट है, और गैस एक रिश्ता है, गैस में तो चाप निकालना है, तो m भी क्या है आपका, नियत। तो कहने का मतलब है ताप नियत है और गैस निश्चित है। भाई किसी एक निश्चित गैस में ही तो अंदर तरंगों की चार पर ताप का प्रभाव करना है, तो गैस नियत है तो गैस का अनुभाग नियत है, ताप भी नियत है, हमको दाब का प्रभाव करना है। तो अब देखो, तो P/D का वैल्यू, ये भी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पूरा बोल सकते हैं ये क्या होगा, नियतांक। तो P/D का वैल्यू R नियत, D नियत, M नियत, तो P/D का मान क्या आता है, नियतांक। अतः दाब बढ़ाने से, चूंकि दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या होगा, दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व भी बढ़ जाता है। P/D का मान कांस्टेंट आ रहा है, कैसे आता है भाई, थोड़ी वही बताया कि दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, आयतन घटेगा तो पास आएगा, पास आएगा तो D बढ़ेगा, तो P बढ़ाएंगे तो D बढ़ाएंगे, तो P/D का मान पूरा ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसका मतलब ये होता है कि दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, अब हम लोग तो ये रहा दाब का, मतलब गैस का दाब बढ़ाएंगे तो उसकी चाप पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, कहां गया, ये एक इक्वेशन बोल दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, V = गामा P/D। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से P/D का मान रखने पर, जो P/D का वैल्यू है ना, RT/M, ताप का प्रभाव का स्टडी करना है, तो ताप इसके फॉर्मूले में निकालने का प्रयास करिए। तो ये आपका हो गया गामा P/D। P/D का वैल्यू क्या आ गया, RT/M। तो इस प्रकार से अंदर तरंग की चाल का फार्मूला हो गया गामा RT/M।
अब देखिए गामा से परिचित है, ये ध्यान रखिएगा। एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान कुछ होगा, द्विपरमाणु गैस के लिए गामा का मान कुछ होगा। गामा चेंज भी हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा किताब में इसका बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, हम लोग बोल रहे हैं इस पर फोकस करिएगा। जैसे असली फार्मूला आपका यही है, इसमें सिर्फ आर क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। अब जैसे कोई गैस है, अगर आर नियत है, गैस अगर निश्चित है, यदि गैस निश्चित रहेगा, यदि गैस निश्चित है तो गैस निश्चित है तो इसका m क्या है, अनुभाग, ये भी नियत है। जब गैस निश्चित रहेगा तो चाहे एक परमाणु है तो एक परमाणु तो रहेगा, द्विपरमाणु है तो द्विपरमाणु तो रहेगा, तो इसका गामा भी क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। और आर नियत है ही है, तो आप बोल सकते हो तो ये चीजें नियत रहेगा तो गैस निश्चित है, गैस निश्चित है, गैस निश्चित रहेगा तो गामा और m नियत रहेगा। तब आप बोल सकते हो नियत गैस के लिए, नियत गैस के लिए, नियत गैस के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू गाड़ी में, अर्थात गैस का ताप बढ़ाएंगे, गैस निश्चित है, गैस नहीं चेंज करेंगे, गैस नियत है, तब उस गैस में अम्लैट तरंगों की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसी का हम लोग और भी देखो, ये तो ताप का प्रभाव हो गया। अब जैसे इसी से आप दूसरे आर्टिकल भी निकाल सकते हैं, जैसे ये है विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल तथा इसका वर्गमान में संबंध। तो यहां पर हम हेडिंग डाल रहे हैं अलग से, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, इसका पहला आर्टिकल ये यहां से, ये आर्टिकल को हम यहां विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल। देखो एक फार्मूला तो ये आपका है ही है कि V इक्वल टू रूट गामा P अपॉन D, ठीक है। अच्छा, अगर गैस निश्चित है, अब देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है, विभिन्न गैसों में ध्वनि की चाल, मतलब गैस अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, तो जब गैस अलग अलग रहेगा मतलब P को क्या करना है, यदि दाब P नियत, यदि दाब P क्या हो, नियत, तो फार्मूला कैसे बनेगा, तो आप बोल सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू कड़ी में गामा अपॉन D। आपके बुक में हो सकता है ऐसे न लिखा हो, वहां पे लिखा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू कड़ी में 1 अपॉन D। अब जैसे गैसों के केस में भी, गैसे अगर जैसे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन फिर दूसरी गैस है नाइट्रोजन, ठीक है, तो अगर एक गैस ऑक्सीजन है, एक गैस नाइट्रोजन है, तब उस केस में तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 कड़ी में 1 अपॉन D बोल सकते हैं। क्यों कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों ही गैस की परमाणुता दो है, लेकिन सपोज एक गैस हीलियम है और एक गैस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है जबकि हीलियम एक परमाणुक है, तब वहां पर गामा भी चेंज होगा। इसलिए V इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे बुक में ऐसे लिखा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, ऐसे लिखा होगा। फिर इससे फार्मूला बनाया होगा V1 अपॉन V2 बराबर कड़ी में D1 अपॉन D2, तो ये विस्कमानुपाती होता है ना, D2 अपॉन D। तो ये अधूरा बोल सकते हैं, ये कंप्लीट अपने आप में नहीं है, ठीक है। तो गैस चेंज होगा तो घनत्व तो पक्का चेंज होगा, और साथ साथ गामा का वैल्यू चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर दो गैसे दोनों का परमाणु, बल्कि इसका डिटेल लिख देते हैं, यदि दोनों गैसों की परमाणुकता समान परमाणुकता समान रहेगा, तब गामा भी
क्या रहेगा, नियत रहेगा। तब जब गामा भी नियत रहेगा तब इस फार्मूले को बोल सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू कड़ी में 1/d। तब इससे फार्मूला कैसे बनेगा, V1/V2 बराबर, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, d2/d। ठीक है, तो जब गैस चेंज हो रहा लेकिन परमाणुता समान, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि दोनों गैसों की परमाणुता अलग अलग हो, ठीक है ना, तो गामा क्या होगा, समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसका हाइट, चलो इसको ऐसे देख लीजिए, जैसे एक आपका ऑक्सीजन हो गया और दूसरा हीलियम हो गया, तब यहाँ पे क्या रहेगा, और बाकी सब कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू कड़ी में गामा ये D। तो ध्यान रखिएगा गामा के अनुपाती है और D के क्या व्युत्क्रमानुपाती है। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन का ये, इसका हम डिटेल देते रहे, V1/V2 बराबर, याद देखो इसके तो अनुपाती है, तो इसको रूट लगा के अनुपाती है, तो ये बोल दीजिए गामा 1/गामा 2, इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो d2/d। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2, ठीक है। जो पहली गैस में 4 बटा दूसरी गैस में 4 बराबर कड़ी में पहली गैस का गामा बटे दूसरी गैस का गामा इंटू दूसरी गैस का घनत्व बटे पहली गैस का घनत्व, ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा, तो जो विभिन्न गैसों में घन की चाल है, इतना एक क्लियर हो गया। इससे एक ये भी फार्मूला बन सकता है आपका, उसको भी बना दे रहे हैं, ये जो यहाँ पे आता है, जैसे गामा RT/m आया था, तो इससे अगर फार्मूला बनाएंगे V1/V2, ये प्रोपोर्शनल टू होता है, तो कड़ी में T1/T2, ऐसे फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, इसमें गैस अगर इससे भी, जैसे इसमें गैस अलग अलग रहने पे ताप के रूप में भी एक फार्मूला बन सकता है, जैसे यहाँ पे या डायरेक्ट यहीं पे, अब देखो जैसे यहाँ पे d2/d1 है ना, ये दूसरे का घनत्व बटे पहले का घनत्व, तो जो घनत्व का अनुपात होगा वही उसके आधार का अनुपात होगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं गामा 1/गामा 2। देखिए ध्यान रखिएगा, गामा के कड़ी में गामा के अनुपाती और D के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो गामा 1/गामा, ये जो d2/d1 है इसको आप n2/m1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मेन फार्मूला तो आपका यही है, तो एक ये भी फार्मूला है, एक ये भी फार्मूला है। जब भी क्वेश्चन मिलता है, अगर गैस चेंज होता है तो गैस चेंज होगा, तो चाहे जो भी स्थिति हो वहां पे, तो अनुभार भी, अनुभार और या घनत्व चेंज होगा। अब गैस चेंज होने पर गामा चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर गैस ऐसा चेंज हो रहा है कि उसका परमाणुता बदल जा रहा है, तब गामा भी चेंज करेगी। यही चीज किताब में क्लियर नहीं दिया है। तो अगर गैस अलग हो रहा है, उसका परमाणुता भी बदल रहा है, तब गामा भी कैसे अलग अलग करेंगे। अगर परमाणुता सेम है तब आपको ये सब फार्मूला चाहिए, फार्मूला लगा दीजिए, चाहिए लगा दीजिए। इसी के स्थान पे ये चाहो तो कड़ी में m2/m1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो इतना आपका हो गया। अच्छा, इस जो ये फार्मूला आया है, ये V = कड़ी में गामा RT/m, इसी के फार्मूले से ये निकाला जाता है कि किसी
किसी भी गैस का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, बढ़ा रहे, तो उसके चाल में गैस की में घन चालक की चाल में 0.61 या 0.62 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। इसी से डेरिवेशन आता है, उसकी कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको नेगलेक्ट करें। अगर निकालना चाहेंगे आप लोग तो ऐसे निकाल लीजिएगा। माना एक कोई गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर 4 V0 और T डिग्री सेल्सियस पर 4 VT है। अच्छा, अब गैस तो निश्चित है, यही फार्मूला दोनों केस में लगाएंगे। जैसे V0 ये 0 पर 4, जब इसको लिखेंगे तो गैस निश्चित है तो गामा R ये सब निश्चित है, गामा R T अपॉन M, और यहां रहेगा VT बराबर गामा R कैपिटल T अपॉन M। अब मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर V0 है और 3 डिग्री सेल्सियस पर VT। अब ये जो फार्मूला इसमें जो कैपिटल T है परम ताप, अभी जो आदम ये कैपिटल T कहां से आया, यहीं से आया है ना, जो माना गया, तो ये इसका ताप परम ताप माना गया। यहां पर हम डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं, इसलिए इस डिग्री सेल्सियस को हम लोग परम ताप को चेंज करेंगे। जब 0 पर 4 लिखेंगे हम लोग तो गामा R हाई 0 का परम ताप करेंगे तो क्या आएगा, इसी में 0 + 273 ऐड करेंगे और M के स्थान पे यहाँ पे ऐसे ही ये T है तो T + 273। इस समीकरण में इसका चाहे भाग करके कैलकुलेट करेंगे तो उसी से जो मिलेगा आपको उसको निगल कर रहे हैं, उसको जरूरत नहीं पड़ती है कि जब ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वायु में घन की चाल कितना बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। इसको जुबान पे कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा 0.61 कोई बोलता है, कोई 2 भी बोलते हैं, 0.62 या 1.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती। अच्छा लो लिख देता हूं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.6 कोई 1 बोलता है, कोई 2 बोलता है, मीटर पर सेकंड की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। आज इसको भी पढ़ा के आपका ये चैप्टर में कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा आर्टिकल है, ये जो वेग आया इसका वर्गमात्र मूल चाल से क्या संबंध है, वही जो गैसों का और सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। आपके V का फार्मूला आया है ये गामा P अपॉन D। P क्या है, प्रेशर है। अब गैसों का और सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे, ताप किसी गैस के अणुओं का जो ताप होता है बर्तन की दीवारों पर वो कितना होता है, 1/3 mn अपॉन V बार V²। किसी गैस का ताप 1/3 m, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, कुल अणुओं की संख्या, और V क्या है, पूरे गैस का आयतन, और बार V² क्या है, गैस के अणुओं का वेग द्रव्यमान। अच्छा तो आप बोल सकते हो P 1/3। अब ये गैस यहां पर 1 मोल लिया गया था, भाई ये इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है, और n क्या है, कुल अणुओं की संख्या। जब यहाँ पे 1 मोल गैस लिया गया था तो स्मॉल m के स्थान पे ये यहाँ पे दिखाया था 1 मोल कहा गया, ये 1 मोल गैस का द्रव्यमान अनुभाग लगा होगा, तो ये उसका अनुभाग तो 1 मोल गैस का द्रव्यमान क्या होता है, उसके अनुभाग के बराबर। तो हाई mm पूरे के स्थान पे कैपिटल M होता है, ठीक है, या इसको m स्मॉल n अणुओं की संख्या, 1 मोल गैस है तो कुल अणुओं की संख्या आवर्त नंबर कैपिटल M के बराबर है, तो स्मॉल m कैपिटल N का वैल्यू भी कैपिटल M के बराबर है। लो इसको हम चेंज करते हैं, ये एक अणु का द्रव्यमान है। अब चूंकि गैस 1 मोल लिया गया है
इसलिए कुल अणुओं की संख्या कैपिटल एन जो क्या होता है अवगाद्रो नंबर, पेन से लिख लिया कर बोलते हैं। कैपिटल एन क्या है अवगाद्रो नंबर, जबकि स्मॉल एन क्या कोई पूछ सकता था, बटा ये आयतन और ये बार भी स्क्वायर। तो अब 1/3 एक अणु का द्रव्यमान कुल अणुओं की संख्या, तो अवगाद्रो नंबर है तो एक अणु के द्रव्यमान में मल्टीप्लाई करेंगे तो याद क्या आएगा उसका कुल द्रव्यमान, एक मोल था तो कुल द्रव्यमान है आपका अणुभार के बराबर V बार। हालांकि यहाँ पे इसका बहुत डिटेल नहीं था, मैंने इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। ये कुल गैस का द्रव्यमान है, नीचे क्या है कुल गैस का आयतन, ठीक। तो ये वैल्यू यहीं पर रख दीजिएगा। चलो गामा, अब ये जो P है आपका दाब, तो दाब का मान ले रखो, दाब के स्थान पे 1/3, देखो ये D है, D यहाँ भी P का वैल्यू 1/3 mn अपॉन V बार V स्क्वायर, ये पूरा है। अच्छा अब हाई mn क्या है गैस का कुल द्रव्यमान और ये क्या है आपका आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन को बोल सकते हैं घनत्व। ये कुल द्रव्यमान और बटे आयतन को हम बोल सकते हैं घनत्व। तो घनत्व क्या है आपका डी, घनत्व हाई डी भी क्या है घनत्व है, हाई क्या है कुल द्रव्यमान गैस का कुल द्रव्यमान, ये क्या है आयतन, गैस का कुल आयतन, mn गैस का कुल द्रव्यमान में भी गैस का कुल आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन को ये घनत्व बोल दिया। और इसके बगल में ये रहा बार भी, ये रूप के अंदर है बार भी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका घनत्व कैंसिल हो जाएगा। तो अनरैड तरह की चाल का फार्मूला हो गया 1/3 गामा और ये बार भी स्क्वायर। इसको अलग अलग सॉल्व करना, देखो गामा अपॉन 3 और ये कड़ी में बार भी स्क्वायर। फिर से वही ध्यान लगाइए गैसों का और सिद्धांत में कड़ी में बार भी स्क्वायर को ही हम लोग इसको अलग अलग कर दो, कड़ी में गामा कड़ी में 3, इसको हम लोग बोलते हैं VRMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस का रूट। अच्छा तो अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो √3 V√3 इक्वल टू रूट गामा VRMS, या ये भी फार्मूला बोल दो, ये भी फार्मूला। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट था आर्द्रता का, तो आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल या अंदर तरंगों की चाल में वृद्धि होती है। कैसे, बस खास बात यही ध्यान रखिएगा, अगर शुष्क वायु तो शुष्क वायु के डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व तो ज्यादा होता है। अगर जिस वायु में आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो जैसा लगता है उसका उल्टा ही होता है इसमें। अगर आर्द्रता ज्यादा है तो उसका घनत्व तो कम होगा, ये बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। आर्द्रता बढ़ने से घनत्व क्या होता है बढ़ता है। अब आर्द्रता बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा, मैंने उल्टा आर्द्रता देखो शुष्क वायु और आर्द्र वायु, ठीक है ना। जो शुष्क वायु होता है इसका D और आर्द्र वायु का D, आर्द्र वायु का घनत्व ज्यादा होता है, इसमें शुष्क वायु का D ज्यादा, उल्टा लिख रहा हूं, शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा, ध्यान रखें कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है, आर्द्र वायु को लगता है कि नमी है तो वेट ज्यादा होगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। इसमें कुछ केमिस्ट्री का रिएक्शन का चक्कर आता है। आर्द्र वायु का घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा,
अगर वायु में नमी ज्यादा है तो घनत्व कम होगा, और शुष्क वायु है तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा। ध्यान रखिएगा, मई में जो शुष्क हवा चलती है उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, बरसात में जो नम हवा रहती है उसका घनत्व कम होगा। तो बरसात में आद्र घूमती ज्यादा होती है, उसमें जलवाष्प कम रहेंगे, उससे घनत्व कम होता है। घनत्व कम से भाग करेंगे तो वे बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। मई में शुष्क हवा चलती है, जुलाई अगस्त में आर्द्र वायु चलता है, तो आर्द्रता बढ़ने से घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो टी कम से भाग करेंगे तो वे बढ़ जाएगा। कभी भी आप देखेंगे बरसात के टाइम में कोई फैक्ट्री वगैरह का जब सीटी बजता है तो ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, जबकि मई में कम सुनाई देता है। ये चैप्टर आपका आज खत्म हुआ, अब नेक्स्ट चैप्टर अगले टर्म।